ओके। नमस्कार, मैं कुमार संजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास अर्थव्यवस्था की क्लास है। आज अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करता हूं आपके साथ। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो अर्थव्यवस्था से आते हैं। अर्थशास्त्र एक विषय है, एक सामाजिक विज्ञान का विषय है। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष होता है और उसका जो व्यावहारिक पक्ष है, जो एप्लीकेशंस होती हैं उसकी, वो अर्थव्यवस्था में देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। समस्त आर्थिक गतिविधि, कैसी गतिविधि? समस्त आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनका जो अध्ययन होता है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है, बच्चों ध्यान रखिएगा, अर्थ मीन्स होता है धन। अर्थ मीन्स क्या होता है? धन। देखो, अर्थशास्त्र जो विषय है, हमारे सनातन धर्म में अर्थशास्त्र के जो गुरु माने गए वो बृहस्पति माने गए हैं। अर्थशास्त्र वेदों में भी व्याख्या हुई है। अर्थवेद एक उपवेद है, 4 उपवेद है, उनमें एक अर्थवेद भी है। अर्थशास्त्र किताब कौटिल्य की है, लेकिन उसका अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है, वो एक प्रशासनिक विषय पर लिखी गई किताब है। लेकिन उसका नाम अर्थशास्त्र इसीलिए रखा गया है कि उस काल में सब कुछ व्यवस्थाएं अर्थ के लिए ही होती थी। जितनी भी व्यवस्था थी, चाहे वो आपकी राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजाओं द्वारा कोई क्षेत्र विजित करना हो, चक्रवर्ती सम्राट बनना हो, उनके पीछे जो मेन मोटिव था वो धन की प्राप्ति और यश की प्राप्ति ही था। इसलिए कौटिल्य या चाणक्य ने अपनी बुक का नाम अर्थशास्त्र रखा था। सनातन संस्कृति में 4 पुरुषार्थ हुए हैं, उनमें से भी धर्म अर्थ काम मोक्ष एक अर्थ हुआ है। तो अर्थ भारत के लिए कोई नया विषय नहीं है, बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो अर्थव्यवस्था जो है धन की व्यवस्था है, और वो धन के संदर्भ में ही हम किसी भी राष्ट्र की जो समस्त आर्थिक गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। कौन सी गतिविधि का अध्ययन करते हैं देख लीजिए आप। जैसे किसी देश में जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन होता है, अब उत्पादन कृषि का भी होगा, औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन भी होगा, सेवा भी होगी यानी सर्विस भी होगा। उत्पादन है, सेवा है, ट्रेड है एंड कॉमर्स है यानी व्यापार वाणिज्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आयात निर्यात है। इन सब का अध्ययन प्लस इनका वितरण, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है वो उत्पादन सेवाओं का वितरण की सबसे बड़ी समस्या होती है। इंडिया के अंदर भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं, वो जो सर्विस देना चाहती है सरकार या प्राइवेट सेक्टर, वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। बीच में इतने मीडिएटर्स होते हैं, उन सब को चलते हुए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, उनको कैसे कम से कम किया जाए। इसीलिए आप जानते होंगे भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो जो बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्ट, वो सीधे उपभोक्ता के खाते में कर रहे हैं, यानी जो अंतिम कंज्यूम करने वाला है, चाहे वो कंज्यूम सेवा लेने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे उत्पादन का कोई व्यक्ति हो, इन सब का जो होलिस्टिक जो अध्ययन होता है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था जो होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, अर्थव्यवस्था में 2 विषय का अध्ययन जरूर होता है। एक होती है आर्थिक समृद्धि और एक होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, ये दोनों टॉपिक मैं आपके बताता हूं। इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, आर्थिक विकास, और दूसरा होता है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि।
आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास क्या है ये देखिए। आर्थिक विकास किसी भी राष्ट्र के अंदर हम जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंज होता है, उस परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। यह परिवर्तन दो आधार पर होना चाहिए, एक परिमाणात्मक परिवर्तन हो और दूसरा हो गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक, परिमाणात्मक को हम मात्रात्मक भी कहते हैं। यानी हमारा आर्थिक विकास क्या होता है? ऐसा परिवर्तन किसी राष्ट्र के अंदर हुआ हो जहां पर परिमाण भी बदला हो, यानी मात्रा भी बदली हो, यानी और वहां पर क्या हुआ हो? गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ हो। आर्थिक समृद्धि बच्चों जो होती है वो क्या होती है देखिए। आर्थिक समृद्धि उसे कहते हैं जिस राष्ट्र में जो परिवर्तन है वो केवल मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी केवल परिमाण बढ़ा है, कुछ नहीं और। परिमाण बढ़ा, केवल वहां पर मात्रा बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ी है केवल। जैसे सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये देश आर्थिक समृद्धि प्राप्त तो हैं, इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में पैसा है। वो लोग सोने की कार में चलते हैं। सोने की कार का मतलब है पेंट जो होता है वो सोने का होता है। बच्चों देखो, हमारे यहां तो गोल्ड टेम्पल एक ही है और हम सोने की चिड़िया हैं, और सऊदी अरब में लोग सोने की कार में चलते हैं। लेकिन वहां अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी वहां पर यूनिवर्सिटीज नहीं है, अच्छे वहां पर कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कोई आईटी या नीट जैसे आईटी के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो नहीं है। तो वहां पर क्या है, मात्रात्मक तो बहुत बढ़ा, लेकिन उस मात्रात्मक में गुणात्मक चेंज नहीं ला पाए। क्यों? गुणात्मक क्या होता है, जब हमारे पास पैसा तो हो, लेकिन हमने उस पैसे से अपने यहां सामाजिक विकास में लगाया हो, संस्कृति का विकास किया हो, शिक्षा का विकास किया हो, हेल्थ का विकास किया हो, सामाजिक जो सुरक्षा होती है वो दी हो, भौतिक अवसंरचना जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, इन्हें बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया हो, उसे हम बोलते हैं गुणात्मक परिवर्तन। यानी मात्रात्मक प्लस गुणात्मक इज इक्वल टू आर्थिक विकास। केवल मात्रात्मक है, पैसा बहुत हो गया। बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो कपड़े बहुत खराब पहनते हैं। लगता है कि यार इनके पास पैसा तो इतना है, पहनते खाते कुछ नहीं। तो उनका आर्थिक समृद्धि तो है उनके पास, पर आर्थिक विकास नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ये ऐसे देश है जिनके पास मात्रा में पैसा सऊदी अरब और यूएई से कम है, पर यहां पर सांस्कृतिक विकास क्या है, यानी वहां पर शिक्षा बहुत अच्छी, हेल्थ बहुत अच्छी, भौतिक अवसंरचनाएं यानी जो आधारभूत ढांचा उच्च कोटि का, मानव विकास उच्च कोटि का, ये है। तो वहां पर क्या आर्थिक विकास है। यही आर्थिक विकास जो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग जो प्राप्त करेंगे वो आप जानते हैं 247 तक भारत ने विकसित राष्ट्र होने का सपना देखा है। तो ऐसा नहीं होगा कि 1 जनवरी 2047 को हमारी आंख खुली, अरे भारत विकसित हो गया, वाह। विकसित विकास ऐसे नहीं होता है कि हमारी आंख खुले एकदम सब कुछ बदल जाएगा, नहीं। जैसे आधारभूत ढांचे में, विशेषकर सड़कों के निर्माण में, हम इस समय दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। कभी हम बच्चों चौथे 5वें स्थान पर थे। 2029 तक गडकरी जी ने कहा है कि हम लोग प्रथम स्थान पर पहुंच जाएंगे सड़कों के निर्माण में। तो सड़कें आधारभूत ढांचे में आती है, और सड़क निर्माण केवल सड़क निर्माण नहीं होता है, सड़क निर्माण से सड़कों के आसपास बहुत सारा बिजनेस पैदा होता है। जब बिजनेस पैदा होगा, रोजगार पैदा होंगे। जब रोजगार पैदा होगा, आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो आय वो मार्केट में आएगी। जब मार्केट में आय जाएगी तो मार्केट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा मार्केट का। जब मार्केट बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो जो उत्पादनकारी कंपनियां हैं वहां ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी, तो रोजगार ज्यादा पैदा होंगे। और यही अंतिम लक्ष्य होता है अर्थव्यवस्था का, कि किसी प्रकार से हमारे यहाँ अधिकतम आय हो। और दूसरी चीज होती है कि जो आय होती है वो मार्केट में रहना चाहिए। पहले क्या था बच्चों, आप जानते होंगे कि पहले पैसे को बचाने की प्रवृत्ति थी, कि पैसा बचाओ, रख दो, दीवार में चिनवा दो, कहीं गद्दों के अंदर रख दो। जब पैसा सर्कुलेट नहीं होगा मार्केट में, तो पैसा पैसे को कैसे कमाएगा? हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट यही है कि दुनिया में आर्थिक मंदी है, पर हम लोग उसे अछूते हैं।
कुछ तो प्रभाव पड़ता है, वैश्वीकरण का दौर है, लेकिन कुल मिलाकर छूते क्यों है? हमारा जो मध्यम वर्ग है उसकी खर्च करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं, यानी हम सारा पैसा कहाँ रखते हैं? मार्केट में। जब पैसा मार्केट में होगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस पैदा करेगा, जहां बिजनेस पैदा होगा तो वहीं इंडस्ट्री पैदा होगी, इंडस्ट्री पैदा होगी तो रोजगार पैदा होंगे। ये अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो जहां गुणात्मक भी हो और परिमाणात्मक भी, यानी मात्रात्मक भी हो, उसे बोलते हैं आर्थिक विकास। तो लक्ष्य कब का रखा गया है? 2047 का। अभी फिलहाल समृद्धि पर हम लोग हैं, 7 पॉइंट के आसपास हमारी आर्थिक समृद्धि चल रही है, इसके आसपास। तो समृद्ध तो हम हैं, लेकिन समृद्धि आर्थिक विकास की पहली शर्त होती है। अगर समृद्धि नहीं होगी तो हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो क्या हम गुणात्मक विकास कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये आर्थिक समृद्धि जो होती है ये पहली शर्त होती है। ये जो वाक्य है ये मोहम्मद यूनिस का वाक्य है, वो यूनिस जो इसमें बांग्लादेश के अस्थायी पीएम बनाए गए हैं। जब उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था तब उन्होंने कहा था कि गरीबी को समाप्त करने के लिए आर्थिक समृद्धि पहली शर्त है, और आर्थिक समृद्धि के बाद ही आर्थिक विकास आता है। तो ये तो वह हमारा आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का कंसेप्ट जो आपके समझ में आ गया होगा। एक मात्रात्मक होता है, एक गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। आर्थिक विकास एक बड़ी अवधारणा है और आर्थिक समृद्धि एक छोटी अवधारणा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था को, वैसे तो अर्थव्यवस्था कई प्रकार की मानी गई, लेकिन मेनली अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जो लेसिस फेयर पे काम करती है, लेसिस फेयर के सिद्धांत पे काम करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जो कार्ल मार्क्स जो हुए हैं, कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जहां सरकारी और निजी यानी प्राइवेट दोनों की भूमिका होती है, सरकारी और निजी, सरकारी और निजी, उसे बोलते हैं मिश्रित। अब एक एक को बताऊंगा आपको, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक्चुअली आज के दौर में दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था ही हैं। ना कोई पूर्णतः पूंजीवादी है, ऐसा भी नहीं है, कोई पूर्णतः समाजवादी भी नहीं है, ज्यादातर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। घोषित रूप से कम है, लेकिन कंसेप्ट के रूप में ज्यादातर मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। अर्थव्यवस्था का 18वीं शताब्दी से पहले, 18वीं सदी से पहले अर्थव्यवस्था का कोई प्रकार नहीं माना जाता था। 1776 में आप जानते, 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक थी एक, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, जो एडम स्मिथ की है, उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में एक अलग अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि हमको ऐसी चीजों पर अधिक विचार करना चाहिए, एक ऐसा तंत्र डेवलप करना चाहिए जो अर्थ को यानी धन को एक साथ केंद्रित करने और उसका वितरण करने पर केंद्रित विषय हो। तो तब जाके अर्थव्यवस्था दूसरे सामाजिक विज्ञानों से धीरे धीरे अलग होती चली गई। लेकिन पहले केवल व्यापारिक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्थाएं होती थी, कोई अलग प्रकार उनका नहीं था। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के थे और वो क्या नाम इंग्लैंड में उन्होंने अपना काम किया, उनके आने के बाद समाजवाद कह लो या कह लो साम्यवाद, हालांकि समाजवाद और साम्यवाद दोनों अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन मूल थीम एक है, समाजवाद और साम्यवाद। पहले तो पूंजीवाद। पूंजीवाद एक ऐसी उत्पादन और उत्पादन
और वितरण, ये दोनों प्राइवेट स्तर पर होना चाहिए। सरकार की भागीदारी कम से कम हो। लेसेस फेयर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमें अकेला छोड़ दो। ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस का मतलब होता है हमें अकेला छोड़ दो। हमें अकेला छोड़ दो का मतलब है कि निजी सेक्टर को अकेला छोड़ दो। सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो, यानी सरकार ना तो उत्पादन में हस्तक्षेप करे ना उसके वितरण में हस्तक्षेप करे। बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था होती है, उस बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अगर हम बात करें तो 1991 में जो भारत में एलपीजी सिस्टम लागू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के बाद भारत में एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर झुक गई है। जबकि उससे पहले झुकाव था भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो समाजवाद की ओर था। लेकिन प्रथम औद्योगिक नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था। लेकिन झुकाव किसकी तरफ था? समाजवादी की तरफ। क्यों था? कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री जब रहे तो वो समाजवादी विचारधारा के थे, इंदिरा गांधी थी वो समाजवादी विचारधारा की थी, तो इसलिए अर्थव्यवस्था का झुकाव समाजवादी की तरफ रहा। 1991 में 1991 में जो राव मनमोहन मॉडल था, राव पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन जो थे आपके, वो जो मन को मोहने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, वो पहले वित्त मंत्री थे। उन्होंने एलपीजी सिस्टम लागू किया था 1991 तक, और ये 91 तक भारत में लोहे में टाटा और जूते में बाटा और बीएसएनएल या एमटीएनएल, यही कंपनियां हुआ करती थी। और आप जूते के तमाम ब्रांड हैं, लोहे में आप पहले से टाटा की बस हुआ, टाटा की ट्रक हुआ करते थे, अब तमाम तरह की नई नई कंपनियां आ रही हैं। ये कब हुआ? जब भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर झुकी। हमने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अनुमति दी। जब प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दे दी तो नए नए ब्रांड, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और यहां नए नए ब्रांड आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मध्यम वर्ग की कैपेसिटी मैंने बताई अभी आपको, क्या खर्च करने की बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से भारत में पूंजीवाद के लिए बहुत अनुकूल व्यवस्थाएं थी और भारत ने भी पूंजीवाद की तरफ जाना का प्रयास किया और धीरे धीरे भारत ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जो लेसेस फेयर के सिद्धांत पे काम करती है और ये चाहती कि उस पर जो सरकारी हस्तक्षेप हो वो न्यूनतम हो, कम से कम हो। यानी सरकार जो हो वो नियामक की भूमिका में हो, नियामक, नियंत्रक ना हो, नियामक, कंट्रोल ना करे, रेगुलेट करे। इसीलिए आप जानते होंगे IRDA, ट्राई, ये संस्था है, और भी संस्थाएं बहुत सी। एक रेरा संस्था है, रेरा अभी बनाई सरकार ने, पता होगा आप लोगों को। रेरा संस्था क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेट अथॉरिटी, इंश्योरेंस, ये हाँ, इंश्योरेंस रेगुलेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण बोलते हैं। ये दूरसंचार को कंट्रोल करता है, ये बीमा को कंट्रोल करता है और ये करती है कंट्रोल जैसे कि आपका रियल एस्टेट का मार्केट है। एक है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये नियामक संस्थाएं हैं। ये सामान्यतः बीएसएनएल जैसे इस समय जियो है या वो छोटी कंपनियां एयरटेल काम कर रही हैं, इनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करती हैं ये कंपनियां, केवल रेगुलेट करते कि हाँ भाई दिशा देती कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बाकी कोई हस्तक्षेप ये नहीं करती हैं। तो हम नियामक की तरफ हैं, पहले हम नियंत्रक थे, अब हम केवल क्या है? नियामक। और नियामक यानी पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। पूंजीवाद में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी अधिक होती है। किस चीज का उत्पादन करना है ये बाजार की मांग पर निर्भर करता है। बाजार किसकी मांग कर रहा है, हमने वही उत्पादन करना है। बाजार में जिसकी डिमांड है वो उसका उत्पादन बढ़ाना है और उपभोक्ता की प्रभुता होती है इसमें, उपभोक्ता के अनुसार हम चीजें बनाते हैं, किसे बोलते हैं? पूंजीवादी। इसके जस्ट अपोजिट कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है? ये कहती है समाजवादी अर्थव्यवस्था कि सरकार की भागीदारी अधिकतम होनी चाहिए। सरकार की भागीदारी क्या हो? अधिकतम हो, यानी सरकार नियंत्रक की भूमिका निभाए, जैसे कि चीन में था, है नहीं भी, चीन में था पहले, हमारे यहां भी था। सब कुछ कंट्रोल सरकार के हाथ में। जूते कितने बनने हैं, कंपनी कितने जूते बनाएगी, सरकार बताएगी।
कितना कपड़ा बनाना है सरकार बताएगी। तो सरकार नियंत्रक की भूमिका थी, यानी यहां पर सरकारी भूमिका क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां पे सरकारी भूमिका ज्यादा होती है, एकाधिकारवाद ज्यादा होता है। अब जिस कंपनी के पास मान लिया ठेका चला गया, वो कंपनी डेवलप होती चली जाएगी। ये प्रतिस्पर्धात्मक बाजार होता है, यहां पे कंपटीशन आपस में ज्यादा होगा। जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो उपभोक्ताओं को सामान सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्वालिटीपूर्ण मिलेगा। यहां पर सरकार की भूमिका ज्यादा होती है, तो यहां पर जरूरी नहीं आपको क्वालिटी वाला सामान मिले, ठीक है। सरकारी भूमिका ज्यादा होती है, सरकार कल्याण काम ज्यादा करती है, उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी दोनों होते हैं, यानी कुछ क्षेत्र को सरकार संभाले और कुछ क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर संभाले। जब हम आजाद हुए तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हर सेक्टर में पैसा लगा सके, इसलिए उसने कुछ बड़े घरानों को, इसमें टाटा बिरला ये सब लोग थे, उनको अधिकार दिया, और भी बहुत सारे उसमें घराने थे, सबको अधिकार दिया कि कुछ क्षेत्रों में आप निवेश करो, कुछ में हम निवेश करेंगे। तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित बन पाई। पूंजीवादी क्यों नहीं बनी, क्योंकि पैसा इतना था ही नहीं हमारे पास। पूर्णतः सरकारी क्यों नहीं बन सकती थी, समाजवादी, क्योंकि न तो सरकार सारा काम कर नहीं सकती, तो हमको प्राइवेट तो अपने साथ रखना ही रखना था। कुछ सेक्टर तो ऐसे थे जो प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में बताए गए थे कि प्राइवेट सेक्टर शुरुआत करे, पैसा लगाए, और जैसे वो डेवलप कर जाए सरकार उन्हें एक्वायर कर लेगी। उससे बोला गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में फिलहाल जो हम रखते हैं वो चीन को रखते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है, समाजवादी है। हम क्यूबा को रखते हैं, जो क्यूबा एक देश है छोटा सा, और कुछ लोग रूस को भी रखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। साउथ जो दक्षिणी अमेरिका है, जैसे वेनेजुएला है, आपका ब्राजील है, इन अर्थव्यवस्थाओं को भी ज्यादातर समाजवाद के नजदीक माना जाता है। बाकी जैसे पश्चिमी यूरोप के देश हैं, जैसे आपका जो है इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो, जो वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्री हैं वो सब पूंजीवाद हैं। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित में घोषित रूप से तो हम हैं ही, भारत, बाकी श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो ये सब अर्थव्यवस्था ने बताइए अर्थव्यवस्था के प्रकार माने गए हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को ऐसे कुछ नीचे फ्रेम में बांध देंगे कि भाई यही अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, इधर गए तो समाजवादी, ऐसा कोई फ्रेम अर्थव्यवस्था का नहीं होता है। सिर्फ राष्ट्र का विकास सबसे मेन ध्येय होता है। ठीक है बच्चों, चलो मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपके समझ में आई होंगी। आज की क्लास इतनी ही रहेगी। बाकी जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थव्यवस्था के जो जनक है, हमने बताया आपको एडम स्मिथ है, उसके बाद मार्शल आए, फिर एक रैगनर नर्क्स आए। रैगनर नर्क्स ने एक गरीबी का दुष्चक्र दिया था। एक, हाँ बताता हूं आपको, गरीबी का एक दुष्चक्र होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। रैगनर नर्क्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में तो बहुत पूछा जाता है। रैगनर नर्क्स एक अर्थशास्त्री हुए जिन्हें गरीबी का दुष्चक्र दिया। कहा कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। अगर कोई देश गरीब है तो जाहिर सी बात है वहां पर रोजगार क्या होंगे, कम होंगे। जब रोजगार कम होंगे तो आय भी क्या होगी, उनकी कम होगी। जब आय कम होगी तो बाजार में मांग भी क्या होगी, कम होगी। जब बाजार में मांग कम होगी तो उत्पादन भी क्या होगा, उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। जब उत्पादन कम है तो उद्योग भी क्या होंगे, कम होंगे। जब उद्योग कम होंगे तो रोजगार क्या होगा, कम होगा। यह गरीबी का दुष्चक्र है जो रैगनर नर्क्स ने दिया है। रोजगार कम, आय कम, मांग कम होगी बाजार में, मांग कम तो उत्पादन कम, उद्योग कम होंगे, इंडस्ट्री कम होगी। जब तो ये गरीब का अब ये दुष्चक्र टूटे कैसे, या तो इसमें सरकार हस्तक्षेप करे कि इंडस्ट्री लगाते अपने स्तर से बहुत ज्यादा तो रोजगार मिल जाएंगे, ये हो जाएगा। पर ज्यादा इंडस्ट्री लगाना भी पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप जानते होंगे जब देश आजाद हुआ तो पंडित नेहरू ने बड़े उद्योग की तरफ जाने का निर्णय लिया, जबकि महात्मा गांधी कुटीर उद्योग के पक्ष में थे। तो पंडित नेहरू बड़े उद्योग जो हैं ये भारत के आर्थिक मंदिर साबित होंगे। तो बड़े उद्योग में रोजगार क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो इस दुष्चक्र को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ता है। या जो आप मांग पैदा करो तो उत्पादन बढ़ेगा, या फिर आप आय दो किसी तरीके से। तो ये गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के अलग अलग बहुत सारे तरीके रहे हैं, फिर किसी और क्लास में पढ़ेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ओके, आज की सेवा यहीं तक ही। नमस्कार।